नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और अब उस सीरीज़ में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन ये है कि 2018 में टेक्निकल लेवल पर के 18 पेपर हुए थे। अब हम प्रत्येक पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन करेंगे। यानी लास्ट टाइम टेक्निकल लेवल पर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल्स का। थ्योरी के वीडियो मैंने पहले ही सॉल्यूशन करवा दिए थे, वैसे तो न्यूमेरिकल उनमें भी सॉल्व करवाए मैं, बट एक बार और हो जाएंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसी क्वेश्चन से अब नया क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। हम इसको न्यूमेरिकल वाले फोल्डर में ही डालेंगे, यानी टाइटल हमारा वही रहेगा, न्यूमेरिकल क्लास। और अच्छी बात यह है कि आज हमारी 50वीं क्लास होने जा रही है। 49 क्लासेज पहले हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है। पूरे भारत में आप चाहें तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको एक मोस्ट सपोर्टिव कोर्स यहाँ मिलेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं न्यूमेरिकल क्लास में। और आज का जो हमारा पेपर है ये 23 अगस्त 2018 वाले का फर्स्ट शिफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। सवाल पूछा डिमांड फैक्टर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोड फैक्टर का भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन क्या है देखो, सप्लाई से कनेक्टेड लोड जो है वो 3 किलोवाट का है और मैक्सिमम डिमांड जो थी वो 1.5 किलोवाट की है। मांग गुणक की गणना कीजिए, मांग कारक की गणना कीजिए, बात एक ही है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड फैक्टर के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक डोमेस्टिक कंज्यूमर, घरेलू उपभोक्ता का मांग गुणक हमेशा इकाई होता है, ध्यान रखना, यानी 100% होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लोड, यानी अधिकतम भार कितना था, अपॉन कनेक्टेड लोड, यानी संयोजित भार कितना है। मेरे दोस्त याद रखना, इस तरह के फॉर्मूले जब भी आप लिखो तो इनमें 3 न्यूमेरिकल्स की संभावना बनती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा कि इन्होंने पूछ ही लिया, लोड फैक्टर की गणना करो। सेकंड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिमांड फैक्टर दे करके बताइए कनेक्टेड लोड कितना है। थर्ड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिमांड फैक्टर और कनेक्टेड लोड देकर कि बताइए मैक्सिमम लोड कितना है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो, मैक्सिमम लोड है 1.5 किलोवाट, कनेक्टेड लोड है 3 किलोवाट। दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए इकाइयों को ना हटाओ तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखो तो लिख सकते हो 1500/3000, पर बात एक ही है। हाँ, अगर इकाइयाँ डिफरेंट हो, जैसे इसको 300 वाट लिख दिया और वहाँ किलोवाट लिखा हुआ है, तब आपको दोनों यूनिट सेम करनी होगी। ठीक है, तो कितना बनेगा इसके लिए आंसर आपका 0.5। दो एक जैसी राशियों का अनुपात है, इसलिए कोई इकाई नहीं होती है। उत्तर आ गया 0.5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, आप यदि हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी प्रीवियस 49 वीडियोज़ को भी आप देखें ताकि वो भी आपको कुछ नया सिखा सके। अब देखो, यहीं से 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ दूसरे ओर। मान लो ये अपन को डिमांड फैक्टर दे देता, मैक्सिमम लोड दे देता, ठीक है, और कनेक्टेड लोड पूछता, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई ही करना है, सॉरी डिवाइडेशन ही करना है। इसका भाग दे देंगे, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मैक्सिमम लोड पूछता है तो डिमांड फैक्टर को कनेक्टेड लोड से मल्टीप्लाई करो, उत्तर आ जाएगा। यानी इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 सवाल की संभावना है। हो सकता है कि इस बार आपसे इनमें से कुछ पूछ लिया जाए भाई, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आएगा कि गुरुजी इस बार इतना इजी थोड़ी आएगा, तो वो इजी ना करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है नहीं, आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपने इसे अच्छे से पढ़ा है। आइए ज़रा सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया था कि 10 वोल्ट पर एक
संधारित्र, संधारित्र बोलें तो कैपेसिटर 0.24 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है। ठीक है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है और आता भी है। इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन तो कई बार पेपर में आया है। तो हम सब जानते हैं कि C बराबर Q/V है, तो इससे भी वही 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आपसे Q पूछा जा सकता है तो Q बराबर CV होता है। आपसे वोल्टेज का मान पूछा जा सकता है तो Q/C होता है। तीनों फॉर्मूले याद रखिए। जनरली इस फॉर्मूले में से अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा जो आया है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 फॉर्मूला है, कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है, तो यही संभावना है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी पूछे जाने का ही मोस्ट ज़्यादा पॉसिबल रहता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, 0.24 दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, है ना। जब डिवाइड करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0.024, और फेराड इसकी इकाई है तो फेराड इकाई लिख देंगे। ये ऑप्शन में भी था, इसलिए अगर आप इसको मिली फेराड में कन्वर्ट करो तो देखो 1 2 3 24 मिली फेराड भी बन सकता है। वो आपका ऑप्शन पे ध्यान रखना है, उत्तर आपको मिल ही जाएगा। इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। यानी अब आप यूँ कह सकते हैं कि एक नहीं 3 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। एक तरह से यूँ समझ लो कि फटाफट रिवीजन ही हो रही है, क्योंकि कोई भी टॉपिक बीच में आ गया रिवाइज तो करना ही है। आगे देखो क्वेश्चन पूछा, 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। टोटल कैपेसिटी पूछी थी। क्या पूछा कि 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, टोटल कैपेसिटी बताइए। दोस्तों याद रखना, सीरीज़ में कैपेसिटी घटती है और पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है। कैपेसिटर रेजिस्टर का जस्ट उल्टा होता है, यानी कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में संयोजन वैसे ही होंगे जैसे रेजिस्टर के समांतर क्रम में हुआ करते थे। जब समान मान का हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो C/N। C का मतलब होता है एक की धारिता कितनी है, N का मतलब है नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी कुल कैपेसिटरों की संख्या कितनी है। भाग करोगे तो उत्तर आएगा 3.3 माइक्रोफेराड, उत्तर हो जाएगा ना। अब इसी क्वेश्चन का दूसरी संभावना सुनो। मान लीजिए श्रेणी क्रम की जगह इस बार समांतर क्रम दे सकता है ना, कैपेसिटर का क्वेश्चन आ सकता है। तो समांतर क्रम में C/N कर देना है। जब समान मान के हो तो 10 × 3 करेंगे, 30 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30 माइक्रोफेरेड। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, माना कि आपको आसान लग रहे हैं और माना कि आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आसान क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। तो यही गलतियाँ दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। और इनको आसान मत समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने पढ़ ली इसलिए आपको आसान लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेणी क्रम में कुल धारिता और समांतर क्रम में कुल धारिता का अनुपात कितना है। ऐसे भी तो पूछ सकता है ना। लगभग आप देख रहे हो 1:10 बन रहा है। लगभग कितना बन रहा है, 1:10। तो या तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 3.33 अनुपात 30 करना है, यानी हम लगभग इसको 1:10 की श्रेणी रख सकते हैं। उल्टा भी आ जाए तो ध्यान रखना, पहले पैरेलल का लिखाओ फिर सीरीज़ का लिखाओ। तो ऐसे आजकल इस तरह से भी आने लग गया कि श्रेणी क्रम में कुल धारिता और पैरेलल में कुल कैपेसिटी का अनुपात कितना आएगा। क्या सीरीज़ में कुल कैपेसिटी, पैरेलल में कुल कैपेसिटी का रेशियो कितना आएगा। तो सीरीज़ में कुल कैपेसिटी लगभग आपकी आ रही है 3.33 और ये आ रही है 30। लगभग अगर आप लेकर जाते हैं तो वही 0.978 के आसपास आएगी कि नहीं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये था कैपेसिटर के श्रेणी समांतर से संबंधित आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना।
कोई बड़ी बात नहीं है, नकार नहीं सकते आप इन प्रश्नों को। अपने आप में इन क्वेश्चनों का बहुत स्टैंडर्ड है। इवन इंजीनियरिंग लेवल में आते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल सकते हैं। आइए नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर बहुत सिंपल था। कह रहे हैं कि 4 पोल और 300 आरपीएम, सॉरी आरपीएस नहीं था, आरपीएम, ये आरपीएम पर चल रहे सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फ्रीक्वेंसी पूछी है। सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर को बोलते हैं। सिंक्रोनस इसलिए बोलते हैं कि ये एक नियत फ्रीक्वेंसी पर उत्पादन करता है। सिंक्रोनस मोटर को मोटर इसलिए बोलते हैं कि वो एक नियत गति पर यांत्रिक ऊर्जा देती है। ये नियत फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा देता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, फॉर्मूला होता है Pn/120। अब इस फॉर्मूले का दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है ना, आपको पी, एन और एफ इनमें से तीनों में से चाहे कोई भी एक कैलकुलेट करना पड़े, पूरी संभावना है कि इस फॉर्मूले पर आधारित आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। या तो फ्रीक्वेंसी का आएगा या सिंक्रोनस गति का पूछा जा सकता है। तो सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला क्या बनेगा? F/120/4। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन अब है आपके लिए आसान, पर पेपर का लेवल स्टैंडर्ड यही है। अगर उसको एक बच्चे की तैयारी परखनी है ना, तो ये क्वेश्चन वो देगा, ठीक है। और मान लीजिए इसी में आपको पोल की संख्या ज्ञात करना हो तो F/120/n ये फॉर्मूला लगा देना, उत्तर आ जाएगा। तीनों का क्वेश्चन आ सकता है। इसका इंडक्शन मोटर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पर हमसे स्लिप भी पूछी जा सकती है। स्लिप कैलकुलेट करनी होगी ना, तो वहाँ ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी कितनी आई है फ्रीक्वेंसी निकाल ही दी होगी ना अब तक। तो देखो पोल है 4, आरपीएस है, सॉरी आरपीएम है 3 और 120 का आप भाग देंगे तो उत्तर आ रहा है 10 हर्ट्ज। बताओ बात समझ में आ गई क्या? इसमें क्या समझने वाली बात थी गुरु, है ना? समझ तो रहे हो, बस सहमत होना बाकी है। और अगर चीज़ों से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ा देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि दोस्त इसे देख सकें। जब व्यूज़ कम आते हैं तो मैं भी वीडियो कम डालता हूँ। चीज़ें सीखनी है ना, तो चीज़ों को आगे बढ़ाइए, दोस्तों को भेजिए, जितना वो देखेंगे पता है पसंद आएगा तो वो भी लाइक करेंगे। आओ ज़रा अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 6 पोल का अल्टरनेटर है, यानी सिंक्रोनस जनरेटर है। एक चक्कर में परिभ्रमण लिखा हुआ था उसने तो हिंदी में, शुद्ध हिंदी, परिभ्रमण रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने हिंदी लिखा है। एक चक्कर में, सॉरी हिंदी क्या मतलब अपनी भाषा में लिखा है। एक चक्कर में विद्युतीय अंश की गणना करें, अंश डिग्री को ही बोलते हैं। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है आजकल। अल्टरनेटर में हो सकता है, इंडक्शन मोटर में हो सकता है, सिंक्रोनस मोटर में हो सकता है। कुल विद्युतीय अंश इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री। एक एसी मशीनों में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंडेंट होती है। किस बात पर निर्भर करती है? पोल की संख्या पर। 180 डिग्री को पोल की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 1080 डिग्री आ रहा होगा ना, तो यही हमारा उत्तर है। आपको 1080 डिग्री इसका उत्तर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, और ये कलर कोड वाले में से है। कलर कोड की आजकल वैल्यू बदल चुकी है, मैंने बताया आपको। कम से कम कलर कोड में 4 तरीके के सवाल आएंगे। 3 प्लेट वाला, 4 बैंड वाला, 5 पट्टी वाला, 6 पट्टी वाला। जैसा कि इसमें दिया हुआ है हमें 5 कलर बैंड्स दिए हुए,
और प्रतिरोधक का मान पूछा था। ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन और वॉयलेट, ये 5 क्रमशः रंग दिए हुए हैं। प्रतिरोधक का मान बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 5 बैंड कलर की दे रखी हो तो ध्यान रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रजिस्टर की तीनों डिजिट को संकेत करते हैं। यानी आपको क्रमशः उन डिजिट को पास पास लिखना होता है और वो 3 अंकों की एक संख्या बनती है। नंबर 4 जो होता है वो मल्टीप्लायर यानी गुणक घटक, और नंबर 5 जो होता है वो टॉलरेंस। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए थे उसमें टॉलरेंस तो दी नहीं थी, इसलिए हमें केवल 4 प्लेट तक ही इसे हल करना है, आगे नहीं। देखो ऑरेंज जो है ये होता है 3 नंबर पर, याद तो होगा ही ना सबको, बीबी रॉय वाला। ये देखो 0 1 2 3 4 तो ये रहा है ना। फिर ऑरेंज आया तो 3 पर आ जाएगा। ब्लैक जो होता है वो 0 पर होता है और बराबर लिखेंगे, यानी अपने हिसाब से ये संख्या बन गई 330। अब प्रतिरोधक का मान इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि मल्टीप्लायर कैसा है। अगर मल्टीप्लायर माइनस वाला है तो वैल्यू घट जाएगी, प्लस वाला है तो बढ़ जाएगी। तो जो ब्राउन होता है ना उसका 10 की पावर 1 होता है, और 10 की पावर 1 का मान जो है वो 10 ही होता है। जब आप 330 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 3300 ओम। इसमें क्या कर रखा है कि 33 ओम ऑप्शन नहीं था, किलो ओम में ऑप्शन था, तो कोई बात नहीं, 3.3 किलो ओम कर देंगे और ये बिल्कुल सही उत्तर में था। बताओ बात समझ में आई क्या? बहुत सारे बच्चे क्या गलतियाँ ये कर रहे हैं कि 2 मान रख के तीसरे को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। नहीं, आपको कलर बैंड्स याद रखने होंगे। अगर 4 कलर बैंड दे रखे हैं तब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बाकियों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आ सकता है इस बार भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि कलर बैंड वाला इम्पोर्टेंट है, इस बार भी उसमें से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए। आइए ज़रा 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है अपन से कि छोटा सा ही क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं और ये तो कर ही दोगे। कह रहा है कि 0.2 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की 0.2 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा है, यहाँ पर आपको केवल इतना दिया गया है कि लंबाई दोगुनी की गई, उसने ये नहीं बताया कि लंबाई कैसे दोगुनी की गई। कई बार पेपर में ऑप्शन आता है कि खींचकर लंबाई दोगुनी की गई, तो आप याद रखना खींचकर लंबाई दोगुनी करने से आयतन उतना ही रहता है, इसलिए एरिया भी कम हो जाता है। फिर आपको डबल वाला नियम लागू करना होता है। हाल के लिए इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, लंबाई दोगुना हुआ तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा एंड नया रेजिस्टेंस 0.4 ओम आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? वो खींच कर दोगुना करने वाला अगर आ जाए तो कैसे हल करेंगे, इसे मैं बता देता हूँ। मैंने कई बार बताया आपको, खींच कर दोगुना करने से ये मानते हैं कि उसका व्यास आधा हो जाता है। व्यास आधा होने से एरिया 1/4 हुआ, इसलिए प्रतिरोध 4 गुना बढ़ गया। 2 गुना लंबाई की वजह से, 4 गुना उसकी वजह से, ऐसी परिस्थिति में रेजिस्टेंस 8 गुना बढ़ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मोटाई को क्रॉस सेक्शन एरिया से जोड़ देते हैं। व्यास या त्रिज्या को क्षेत्रफल के आधार पर देखना है तो ध्यान रखना, यदि प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी है तो व्यास 2 गुना करने से एरिया 4 गुना होता है, इसलिए प्रतिरोध 1/4 होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि व्यास 2 गुना तो प्रतिरोध को भी 2 गुने के हिसाब से ही बदलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन वेरी सिंपल,
ऐसा तो इस बार क्या आएगा, पर चलो अच्छी बात है, आ जाए तो हम सब के लिए ठीक ही रहेगा। पर बात वही है, इतना इजी क्वेश्चन काम का क्या है। कहते हैं कि 33 ओम और 2 एम्पियर धारा वाले सर्किट की वोल्टेज ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन अब आने चाहिए क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन ने तो एक संख्या ही कम करी है, ये कोई कंपटीशन तो बढ़ा नहीं रहा ना कम कर रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर बच्चे का सही होगा ना, तो फिर इसका ऑप्शन में कोई मतलब नहीं है। खैर, अपना टारगेट क्वेश्चन हल करने के लिए है, तो देखो V बराबर I इंटू आर करना था। 2 एम्पियर धारा है, 33 ओम का रेजिस्टेंस है, 66 वोल्ट आंसर था ऑप्शन में, आप कर सकते हो। एंड माय डियर क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 250 वोल्ट रेटिंग पर 500 वाट तथा 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध अनुपात कितना होगा। मैंने सीधा लिख दिया R1 R2। क्या पूछा है, लैंप के प्रतिरोध का अनुपात पूछा है। देखो, जब पावर रेटिंग दे रखी हो तो लैंप का प्रतिरोध आप कैसे निकालते हो माय डियर, फॉर्मूला याद है क्या? मैं बताता हूँ। देखो, R बराबर V²/P। R1 ज्ञात करना है, V²/पावर 1 रखेंगे जो कि 500 वाट है ना। अनुपात R2 के लिए रखेंगे V²/अनुपात 200 है। देखो, वोल्टेज सेम है तो कोई मतलब नहीं है, एक रख लिया करो क्योंकि मान तो एक ही हो गया। रेजिस्टेंस निकाल के करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आती है। मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको, 1/200 कर लो, क्योंकि वोल्टेज दोनों की समान है, इसलिए मान वो ऊपर वाला तो कोई चेंज नहीं हो रहा। 1/500 1/, अब इन दोनों की 0 काट दो। 1/5 अनुपात 1/2 है, तो इनको सॉल्यूशन करते समय संख्याएं पलट दो, यानी उत्तर आएगा 2:5। बताओ, बात समझ में आई क्या? क्या करना है, उत्तर निकालते समय संख्याएं पलट दो और सीधा उत्तर लिख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आई क्या? ये था इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, बाकी पूरे हो जाएंगे। 10-11 क्वेश्चन ही थे और पूरा पेपर यूँ मान लो कि निष्कर्ष निकल गया कि पेपर का लेवल कैसा था। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है कि डीसी मोटर की पूर्ण भार चाल यानी फुल लोड पर गति 1150 आरपीएम तथा शून्य भार चाल 1350 आरपीएम है। ठीक है, गति रेगुलेशन की गणना करें। माय डियर, इन्होंने जो आंसर दिया था ना, वो वोल्टेज रेगुलेशन वाला ही दे दिया सेम। हालांकि गति रेगुलेशन का फॉर्मूला उल्टा होता है, पर ये नहीं मानते तो अपन उसी हिसाब से चलेंगे। इन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड बटे फुल लोड स्पीड इंटू 100, क्योंकि n गति का प्रतीक है, 0 का मतलब नो लोड और L का मतलब लोड पर। देखो, नो लोड पर गति है 1350 आरपीएम, भार पर गति है 1150 आरपीएम, भाग देना है 1150 का और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अंतर आप देख रहे हैं तो 200 आ रहा है, 200 बटे 1150 इंटू 100, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, 17.39 इसका आंसर इन्होंने लिखा है। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर कर लेना। खैर दोस्तों, ये था आज का हमारा पेपर। एक पेपर हमने सॉल्यूशन करा है, कुल मिलाकर के 18 पेपर हुए थे। सभी 18 पेपर के न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। उस पर फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और पेड कोर्स भी अवेलेबल है। एक बार लेकर देखिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे।